आटे पे भी जीएसटी लग गया, अच्छा, दही पे भी जीएसटी लग गया, हाँ, जो कि ये चीज़ें सही नहीं है। 4 कंपनियां हमारी हिंदुस्तान बरेली में थी, उसके अलावा कोई कंपनी आज तक 40 साल में कोई नहीं लगी बरेली के साथ। व्यापारी बहुत इस समय परेशान हैं और इस सरकार से तो मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशान हो गया है। महिलाएं रात को 10 बजे भी, मैं अपनी बेटी को अकेले भेज देता हूँ 11 बजे भी कि हाँ तुम स्कूटी लेके जाओ, कोई काम कर आओ। पहले शाम को 6 बजे भी निकलना मुश्किल था। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल शो 24 का चौधरी कौन। पिछले 11 दिनों से हम यूपी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, मतदाताओं से जान रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, सांसद प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी रणनीति होगी। आज हम बरेली में हैं जहां 7 मई को वोटिंग डाले जाएंगे। उससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ शहर के कुछ लोग हैं, मतदाता हैं, कि वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और जो तीनों दलों के प्रत्याशी हैं उनको लेकर उनके क्या राय हैं। सर, मैं डॉक्टर बी आर गंगवार, जो प्रत्याशी हमारे अच्छा विकास को लेकर ही हम वोट करेंगे। विकास को लेकर वोट करेंगे, तो विकास जब बोलते हैं तो समझ में आता है किसको वोट करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि 8 बार जो अभी जो सांसद भाजपा के हैं 17वीं लोकसभा तक, वो 8 बार सांसद रहे हैं, कितना विकास हुआ है? बरेली का अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, बरेली का अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार वो उम्मीदवार नहीं है, तो मन में कसक है क्या कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर उन्होंने जिसको भी उतारा है, हाँ, हम उसी को वोट करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने जिसको उतारा है, तो क्षेत्रपाल संतोष गंगवार भाजपा के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भाजपा से क्षेत्रपाल गंगवार हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आप भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन ये बताइए कि जब पार्टी इस तरह से एक साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को अचानक हटा देती है मैदान से, तो क्या उनके जो कोर वोटर होते हैं उनको वो कैसा फील करते हैं, चूंकि आप उनके कोर वोटर रहे हैं? कुछ तो फील होता है, लेकिन मतलब हम तो पार्टी को लेकर मतलब वोटिंग करते हैं। अच्छा, आप पार्टी को वोट करते हैं, उम्मीदवार नहीं देखते हैं। सर, एक बार नाम बता दीजिएगा। गुलशन कुमार डंग, उत्तर प्रदेश व्यापार सुरक्षा मंडल के उपाध्यक्ष मैं जो हूँ। अच्छा, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं? नहीं, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष। अच्छा, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष है। एक चीज़ बताइए, ये कह रहे हैं कि हम तो उम्मीदवार नहीं देखते हैं, हम तो पार्टी देखते हैं, मतलब निशान देखते हैं कि कौन किस सिंबल पर है। क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो राष्ट्रीय चुनाव होता है, उसमें उम्मीदवार गौण होते हैं, सिर्फ पार्टी प्रमुख होता है? नहीं, हम तो प्रत्याशी देखते हैं। पहले ही बरेली में इतिहास बदल चुका है, 8 बार बनाम 1 बार वाले को देखा जाएगा। अच्छा, आप इशारा ये कर रहे हैं कि जैसे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव जीते थे, तो आप ये कह रहे हो आप प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में हैं? मैं ऐरन के समर्थन में हूँ, ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना भाजपा के। प्रत्याशी के समर्थन में। अच्छा, मैं समझ गया कि मैं थोड़ा दर्शकों के लिए बता देता हूं कि प्रवीण सिंह ऐरन जो है वो 2009 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते थे। पिछले 9 चुनावों में एक ही बार कांग्रेस यहां जीती है और इस बार वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने 2009 में क्या कर दिया था कि आपको लग रहा है कि वही उन्हीं को जीतना चाहिए? उन्होंने थोड़ा बहुत किया, जितना भी किया, लेकिन 8 बार वालों ने क्या किया वो सबको देख रहा है। नहीं, कुछ नहीं किया। वो ठीक है, मैं वो थोड़ा बहुत किया, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या किया, थोड़ा बहुत जो भी किया बरेली के लिए अच्छा किया। बरेली में कई विकास हुए थे उस कार्यकाल में। सर, मैंने 1-2 जानना चाह रहा हूँ कि 1-2 क्या ऐसे काम तो होंगे ना सर? इतना ध्यान नहीं रहता, 10 साल हो गए। ठीक है, कार्य अच्छे हुए थे। 10 साल नहीं, उनको 15 साल हो गए, मतलब हाँ ठीक है, 14 के बाद, हाँ 14 साल हो गए। आप अपना नाम बता दीजिए। रौनक जौली। रौनक, करते क्या आप ये बताइए? मेरा घड़ी का व्यवसाय है। अच्छा, धंधा पानी कैसा चल रहा है फिर? पहले के मुकाबले पिछले 10 साल में बात करें तो आज महंगाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप है आम जनता के ऊपर। प्रकोप है, ठीक है। और दूसरा ये भी कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से ये पहली बार भाजपा का हमने नारा सुना है कि 70 साल में क्या किया, तो ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि आटे पे भी जीएसटी लग गया, अच्छा, दही पे भी जीएसटी लग गया, हाँ, जो कि ये चीज़ें सही नहीं है। धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के इन्हें स्कूलों की राजनीति करनी चाहिए, अच्छा, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दे रहे। तो ये बताइए कि आटा, नमक, जितने भी खाद्य सामग्री हैं, आप कह रहे हैं उस पर जीएसटी लग गया, पर टैक्स तो उस पर पहले भी था ना, सारी टैक्स हटा के एक जीएसटी लगाया गया, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स पहले भी थे।
खाने के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता था, आटे के ऊपर कभी टैक्स नहीं था। सेल्स टैक्स हर सामान पे लगता है। उस लेवल पे नहीं था जितना अब हो गया है। कितना है आटे पे जीएसटी? मैं समझता हूँ 5%। हाँ, पहले सेल टैक्स अगर आप लगा लो तो आज अगर 100 रुपये पे आप 5 जोड़ो तो पहले 100 रुपये में 2 रुपया जाता था आटे पे। अच्छा, आप अगर नहीं माने तो स्टार्ट उठा के देखिए आप उस बात पे। ठीक है। तीसरा, ये जितना भी है सब धर्म के ऊपर राजनीति चल रही है। क्या धर्म के दम पे ही हमारे बच्चों के आगे शिक्षा क्या वो होगा? पिछले आज मैं समझता हूँ 2017 से हम 2024 की बात करें तो आज 7 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार प्रदेश में है। कोई ऐसा मुख्य विकास नहीं हुआ सिवाय राम मंदिर के। अच्छा, मतलब अगर आप मंदिर कोई विकास मान रहे हैं तो फिर काशी विश्वनाथ भी विकास हुआ। एग्जैक्टली, हाँ, वही आप कह रहे हैं कि तो मंदिर और मस्जिद विकास नहीं होता। भी हो रहा है। हाँ, मंदिर और मस्जिद कभी विकास नहीं होता। अच्छा, ठीक है। विकास जो है आगे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको अच्छा रोजगार दिया जाए, कुछ अच्छे सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जाए। अभी आप देखिए, आपने कल ही की न्यूज़ देखी होगी तो किस हिसाब से सुखोई को कैसे उस चीज़ को लाइमलाइट किया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई को ये अपना जो है ये अखिलेश यादव जी ने जो बिल्ड किया था आगरा वाला, वहाँ पे लैंड किया। ऐसा कोई एक्सप्रेस वे 7 साल में क्यों नहीं किया? पर 7 साल में एक चीज आपसे बात करते हैं, आप आ जाइए सर आगे। ये कह रहे हैं कि 7 साल में कोई विकास नहीं हुआ, पर कई सारे एक्सप्रेसवे बने हैं। यूपी में तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हो गया। हाँ जी। तो आपके भाई कह रहे हैं उस पर कुछ आप कहेंगे? नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे। चलिए आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि सर मैं हाँ, नहीं मैं बरेली के विकास की बात करूंगा। मैं हाईवे से संबंधित कोई बात नहीं करूंगा। जो भाई ने कहा मैं बात करूं सर? हाँ, बोलिए। सर मैं अमित कंचन SRL एजिलस से मैं ताल्लुकात रखता हूं सर अपने बरेली से। मैं ये जानकारी देना चाहता हूं सर, हमारे जो हमारे बीजेपी के सांसद जी रहे 40 साल जिन्होंने राज करा बरेली में, सर बरेली औद्योगिक नगरी कहलाती थी, जिसमें ITR और सनट्रेडिक्स नाम की 2 कंपनियां थीं जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनियां थीं। अच्छा, संतोष गंगवार जी ने उस पर कोई भी कुछ नहीं करा। जब चाइना से माल आ रहा था रॉ मटेरियल के लिए, उसमें प्रॉब्लम आई थी, तो खाली एरन साहब ने 2004 में लास्ट जो उनका वो था वो उन्होंने दिया था, जो उसके पक्षपात में खड़े हुए थे। उसके अलावा कभी नहीं। और वो 2 कंपनियां बंद होने के बाद में सर बिंको जो है हमारी एक कंपनी और है बरेली में, उसकी भी स्थिति डामाडोल है। एक इसके अलावा इफ़को आंवला में जो बस्ती है, बस एक वो कंपनी के अलावा जो 4 कंपनियां हमारी हिंदुस्तान बरेली में थी, उसके अलावा कोई कंपनी आज तक 40 साल में कोई नहीं लगी बरेली में सर। कौन सी औद्योगिक क्षेत्र में उसमें हुई? और कोई भी बिजनेसमैन, जो राजनीति जो होती है, बिजनेसमैन के अलावा व्यापारी के अलावा को हर संबंधी व्यापारी के बिना कोई भी अधूरी है। हाँ, ठीक है। नहीं, सिर्फ व्यापारी के बिना नहीं, और भी कई सारे वर्ग हैं। समाज के सभी वर्गों के बिना समाज पूरा नहीं होता है। सर, एक लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। 40 साल गंगवार जी सांसद रहे, संतोष गंगवार जी, विकास नहीं हुआ। जो 3-4 फैक्ट्रियां थी उसमें से 2 बंद हो चुके हैं और 1 बंद होने के कगार पे रहे। मेरा है कि अगर इतना ही उनके कार्यकाल में शहर आगे नहीं बढ़ा तो लगातार कैसे जीतते रहे? सर, जो भी लोग कह रहे हैं, जो जनता वोट देती है ना, तो जनता उन्हें जिता रही है। हाँ, तो फिर बताइए, तो जनता को पूछ रही है वो बाबा जीत रहे हैं वो लोग। तो अगर जनता नहीं चाहती तो उन्हें वोट क्यों देती? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ। उसके बाद नौकरी क्यों कह रहे हैं? हुआ क्या, बरेली का बोर्ड हमेशा से बीजेपी का बोर्ड था। ठीक है, वो उस वहाँ पे जीतते आ रहे थे। विकास की बात करें तो पिछले 10 सालों में बरेली में विकास के नाम पर आज लाइट 24 में से 20 घंटे आती है। सड़कें, बरेली की कोई सड़क ऐसी नहीं है कि जो ना बनी हुई हो। ठीक है, बरेली में विकास के नाम पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हुए, इतने फ्लाईओवर्स बन गए पिछले 10 सालों में। ठीक है, हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने जो डिसीजन लिया है, या सरकार ने जो डिसीजन लिया कि अब उनको टिकट नहीं दिया गया, कुछ लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए देखते हुए ये टिकट चेंज किया गया है, वरना संतोष जी को टिकट फिर मिल सकता था। वो भावना क्या थी, मैं ये समझना चाहूंगा। भावना यही थी कि जो भी विकास के नाम पर काम हुए जी, उमेश गौतम जी ने किया कर, मेयर है। ठीक है, बाकी जो भी विकास के काम हुए, ठीक है, संतोष जी का पर्टिकुलर कार्यकाल में जो भी कुछ रहा कि हम बीजेपी का गढ़ है तो वोट मिल रहा है, या मोदी जी के नाम पे 10 साल पीछे वोट मिल गया। ठीक है, पीछे प्रवीण सिंह आर्यन जी जीत गए थे एक बार, फिर वो मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिला और वो जीत गए। मतलब आप कह रहे हैं कि 2014 से संतोष गंगवार भी मोदी के नाम पर जीत रहे थे, तो जब मोदी के नाम पर जीत रहे थे तो कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, जीता जा रहा है मोदी के अलावा, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए। वोट तो केजरीवाल को भी 3 बार दिल्ली के लोगों ने दिया है, मुख्यमंत्री बना के भेजा है, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया।
क्या वहाँ की जनता गलत थी कि जो 3 बार केजरीवाल जी को जेल में डालने का सिर्फ मकसद इतना सा है कि दिल्ली भी जीतना चाह रहे हैं मगर जीत नहीं पाएंगे जिस हिसाब से उसने वर्ल्ड लेवल का डेवलपमेंट बोल रहे हैं तो भाई दूसरे कोई बोलो दिल्ली तुम्हारी ही बात कह रहे हो। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने। आराम से आपके पास भी आएंगे, आराम से सब हम लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक करके करेंगे। अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री भारी बहुमत से बने हैं। 3 बार भारी बहुमत से नहीं बने हैं, 2 बार बने। दो बार बने हैं। पहली बार में 28 विधायक थे, कांग्रेस के समर्थन से बने थे। उसके बाद 2 बार भारी बहुमत से बने। ठीक है, क्या वहाँ की जनता गलत थी? जनता ने उन्हें 2 चीजें मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगा। भारी बहुमत होना एक चीज होता है, लेकिन किसी भी तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने करप्शन किया है कि नहीं किया, और करप्शन का मामला या किसी भी तरह के कदाचार और अपराध का मामला वो कानून के दायरे में आता है। कानून के दायरे। इसका जनता के समर्थन से कोई लेना देना नहीं है, इसका जनता के समर्थन से कोई लेना देना नहीं है। देश में कई प्रधानमंत्री भी कानून के पर्व्यू में आ चुके हैं, नरसिम्हा राव जेएमएम केस में फंस चुके हैं। हेमंत राव बिस्वा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है। नहीं, मेरा उसमें कोई कहना नहीं है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो। अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वो एकदम अच्छा, माननीय गृह मंत्री हैं आपके, चलिए बताइए। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी और पूरी भाजपा की सरकार ने यही कहा कि हेमंत बिस्वा राव एक करप्टेड आदमी है, भाजपा में शामिल होते वो मुख्यमंत्री बन गए। क्या आप वो करप्टेड नहीं है? ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ कि आप भाजपा के पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं तथ्य के पक्ष में बात कर रहा हूं। ये अगर कोई भाजपा के नेता है यहाँ या कोई डिफेंड कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई करप्शन का आरोप है, चाहे वो कितने भी प्रचंड बहुमत से जीते, अपराधी है कोई, प्रचंड बहुमत, सारे अपराधी प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, ये मतदाताओं की कमी है। बिल्कुल सही बात है, ये मतदाताओं की कमी है। सारे अपराधी इस देश में, बड़े अपराधी प्रचंड बहुमत से जीतते रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। आज भी आप सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है करप्शन को लेके ही, आज तो उस पर भी कुछ लोग बोलना चाहिए, उस पर ही बोलिए। आप सरकार के मंत्री ने आज इस्तीफा क्यों दिया? आज नहीं, कल ही दिया। राजकुमार, ये राजकुमार आनंद अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया है। थोड़ा सा मैं बता दूं दर्शकों, राजकुमार आनंद जी ने, दिल्ली सरकार के मंत्री ने कल इस्तीफा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की आप सरकार है उसमें काफी भ्रष्टाचार है। हाँ, अब नहीं, चलिए, वो यहाँ दिल्ली मुद्दा नहीं है हमारे लिए, वो भाई विषयांतर कर दिए। हमारा बरेली मुद्दा है कि अच्छा, एक चीज बताइए, संतोष गंगवार जी को लेके कुछ लोगों में नाराजगी है यहाँ, और प्रदेश सरकार भी ने भी जाहिर तौर पे। आप करते क्या है पहले ये बताइए? मैं व्यवसाय करता हूँ, व्यापारी। तो इन लोगों का कहना है जीएसटी आ गया, बहुत सारी दिक्कतें हो रही, व्यवसाय अच्छा चल रहा है आप लोगों का? व्यवसाय पहले से तो बहुत दुश्वारियां हुई हैं व्यापारी के ऊपर, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि ऑनलाइन व्यापार ने व्यापार को बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया है। आपका किस चीज का व्यापार है? मैं फ्लोर मिल है मेरा, फ्लोर मिल, आटे मिल जी। तो आप कह रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो घर सामान पहुंचाती है, उनसे आपको काफी सरकार बात करती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, और एक तरफ अमेज़न जैसी कंपनियों को सरकार बढ़ावा भी देती है। तो इस तरीके से कैसे सरकार चल पाएगी? आप व्यापारी जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कैसे सरकार चलेंगी? अमेज़न पर भी तो व्यापारी ही बेचते हैं, आप ही के जैसे व्यापारी। आज जब तक आत्मनिर्भर व्यापारी नहीं होगा तब तक कैसे सरकारें चल पाएंगी? आप ये बताइए। इसमें ये एक चीज है कि अमेज़न पर भी तो व्यापारी ही बेचते हैं, उसमें कई बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी भी हैं। कंपनी को बाहर किया ना, कंपनी बाहर की इंटरनेशनल कंपनी को बढ़ावा क्यों दिया? बाहर की इंटरनेशनल, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनी को बढ़ावा क्यों दिया? लेकिन आपके देश की भी कंपनियां बाहर व्यवसाय करने जाती है, इन्फोसिस या जितनी आईटी कंपनियों को लेकर आप लोग इतने कॉलर ऊंचा करते हैं कि भारत का आईटी के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। अगर आप विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं करेंगे, WTO के एग्रीमेंट साइन करते हैं, और सारी सरकारें करती हैं, आज से नहीं कर रहे, हम WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक बात मेरा सवाल हो जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं, हम एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम एक दूसरे के देशों में व्यापार की सुगमता उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप किसी की कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे, हमने बाजार 1991 में ही खोला था, अगर आपको ध्यान हो, तो वो तो आपके जो परस्पर इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है, उसको आप कैसे रोक लेंगे? रोकना इसलिए चाहिए क्योंकि व्यापार देखना चाहिए। अभी पिछले 5 साल के व्यापार करते हैं? बिल्कुल, बिजनेसमैन, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है मेरा। अच्छा, ठीक है। तो पिछले 5 साल में मैंने देखा व्यापार मेरा ही क्या, हर ट्रेड का डाउन दिख रहा है, हर बंदा परेशान दिख रहा है। अच्छा। तो इसमें सरकार कुछ नहीं देख रही, आम आदमी पीछे होते जा रहा है, और अडानी जैसा आदमी, अंबानी जैसा आदमी ऊपर जा रहे हैं, उनका सरकार साथ दे रही है और आम आदमी पिसते जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बड़ी कंपनियों को पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, छोटे व्यवसायी पिस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
क्या, लेकिन आप लोग ये सब बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है सांसद का या देश विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या इन मुद्दों पर वोट होता है? बिल्कुल होना चाहिए, होता है। नहीं होना चाहिए नहीं, आप होता क्या है, वोट हमारी करते सोच है, हैं? बिल्कुल यही सोच के करते हैं कि सरकार से इससे फ़ायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये मुद्दे दिखते नहीं है। अभी आ चुका है घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का भी आ गया, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम विदेशी कंपनी को यहाँ व्यापार करने की इजाज़त नहीं देंगे। यही तो मुद्दा है, कोई कहीं पा नहीं रहा है। अगर सब एकजुट होकर कहें तो बहुत कुछ हो सकता है। व्यापारी बहुत इस समय परेशान है और इस सरकार से तो मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशान हो गया है। इस ऐसा सरकार है। से व्यापारी ज़्यादा परेशान परेशान हुआ। उद्योगपतियों की सरकार है ये। ठीक है, उद्योगपति व्यापारी नहीं होते हैं? नहीं, हम छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारियों की, अंबानी अडानियों की सरकार है ये। ठीक है भाई, अंबानी की सरकार हमेशा है। हाँ बताइए भाई साहब। मैं संजय शर्मा। हाँ हाँ बोलिए साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये सब लोग कह रहे हैं कि हम व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं, जो मौजूदा राज्य सरकार है और केंद्र सरकार। ये आपको भी लग रहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में व्यापार धंधे की स्थिति थोड़ी विकट हुई है? देखिए, व्यापारी में व्यापार पर फर्क तो बहुत पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है ठीक है, लेकिन अपने आप भी ये भी ठीक होगा, हल्के हल्के ठीक होगा। लेकिन ये जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसमें वैसे कार्य और विकास बहुत हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा, पहले गुंडागिर्दी कितनी हुआ करती थी, चैन स्केचिंग हो रही है, राजेंद्र नगर में हो रही है, कहीं हो रही है, लूटपाट इतनी हुआ करती थी, मारधाड़ इतनी हुआ करती थी। लेकिन इससे ये है कि महिलाएं भी खुश है, चैन स्केचिंग इतनी हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, आप कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर एक जो है वो ये सबसे ज़्यादा भरोसे का माहौल बना है। ये ठीक बढ़िया है, है। हम सुरक्षा की बात करें अगर सर, हम एक मिनट में सवाल, हम ना अभी करीब पूरा वेस्टर्न यूपी घूम चुके हैं और ये करीब करीब सभी लोगों ने, जो सरकार के धुर विरोधी है, उन्होंने भी कहा कि 2017 से जो पहले सुरक्षा की स्थिति थी उसको लेकर हमको एक भरोसा बना है, हम सड़कों पे अब देर रात तक निकल पाते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? देर रात तक निकलना तो है ही है सर। हाँ। पहले हमारी स्थिति ये होती थी कि हम अपनी शॉप के बाहर बाइक खड़ी करके जाते थे ना, तो 2 सेकंड बाद निकल के फिर दोबारा चेक करते थे खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अच्छा। अब लावारिस बिना लॉक के भी खड़ी कर जाओ तो डर नहीं रहता दिल में कि हमारी बाइक कहीं जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब टू व्हीलर को चोरी। लेकर। हाँ। उसके अलावा महिलाएं रात को 10 बजे भी, मैं अपनी बेटी को अकेले भेज देता हूँ 11 बजे भी कि हाँ तुम स्कूटी लेकर जाओ, कोई काम कर रहे हो। पहले शाम को 6 बजे भी निकलना मुश्किल था, स्थिति यहाँ तक खराब थी। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति बेहतर हुआ है? बिजली की स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। 24 में से 20 घंटे बिजली आज की डेट में हमें मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा और बिजली की स्थिति तो बेहतर हुई है पिछले 7 सालों में। आप करते क्या, पहले ये बताइए। मेरा नाम चेतन गुजाल है और मेरा दवाओं का, होम्योपैथिक दवाइयों का काम है। अच्छा, होम्योपैथिक दवाओं का, तो आपका तो काम हमेशा चलता होगा, मतलब वो ऐसी चीज़ है कि लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल ऐसा ठीक है। तो मतलब आपका भी व्यवसाय कुछ डाउन हुआ है क्या? यहाँ ज़्यादातर जो रिटेल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनका धंधा थोड़ा कम हुआ है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं एक रिटेल का काम करता हूं, तो कई बार कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है कि ऑनलाइन मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, तो वहां हमें थोड़ा सा कस्टमर को फेस करने में दिक्कत होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दवाओं पे भी ऑनलाइन ऑनलाइन पे बहुत छूट मिलती है। डायरेक्ट कंपनियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो उससे कई बार हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझ के लिए कि ऑनलाइन की जो प्राइसिंग है उससे आप लोग क्यों कम्पीट नहीं कर पाते हैं? हम कर सकते हैं, पर ऑनलाइन का जो काम है वो अलग लेवल का है। उनका कुछ लगता नहीं है, वो सिर्फ कंपनियों से टाई अप करती हैं। हम लोग अपनी दुकान खोल के रेंट देते हैं, उसका बिजली का बिल भी देते हैं, साथ में स्टॉक रखते हैं। अगर वो एक्सपायरी हो जाती है वो भी होती है। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कंपनी से कनेक्ट करने का। तो वो भी तो वेयर हाउस रखते हैं ना, सप्लायर तो उनके वेयर हाउस रखते हैं। वो सप्लाई रखते हैं, बट वो सिर्फ एक साइड है, वो अपने पास से एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। हम लोग इतना स्टॉक रख के काम करते हैं, वो लोग इतना स्टॉक रख के। चलिए थोड़ा ये तकनीकी के बारे में सर थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। दवा का जो एक रिटेलर होता है दवाई का, उसको एक नॉमिनल मार्जिन 20% मिलता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएंगे तो 20% का जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। वो अपना मार्जिन पूरा छोड़ के थोड़ी बेच लेगा दुकान पे, इसलिए दवा पे ऑनलाइन का फ़र्क तो थोड़ा सा है। लेकिन वो चीज़ें भी अब धीरे धीरे अब ऑनलाइन छोटे मोटे दवा जो विक्रेता है, लेकिन इसमें वो भी ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक मेरा जो अनुभव आया उसमें ये आया कि पहले ऑनलाइन कंपनियां नहीं आने के पहले रिटेलर्स पहले डिस्काउंट नहीं देते थे, अब रिटेलर्स भी डिस्काउंट दे रहे हैं ग्राहक को, तो कहीं ना कहीं तो वो मार्जिन रहता होगा ना। हर चीज में हो गया ना, तो ये तो ग्राहक के लिए तो अच्छा है, ग्राहक को तो डिस्काउंट मिल रहा है ना। पहले वो रिटेलर्स MRP पे 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं देता था, लेकिन अब
अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इन सब इस तरह की कंपनियों के आने के बाद तो रिटेलर, ग्राहक को तो फायदा हो रहा है ना, उसे तो अब रिटेलर्स भी डिस्काउंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन था आप लोगों के पास। सर मेरी तो अभी बात ही नहीं शुरू हुई। मैं आपसे क्या, मैं अंकित खंडूजा, मेरी राजनगर मार्केट में शॉप है। हाँ, तो मैं समझ गया था आपकी शॉप है, इसीलिए मैंने पहले ही सवाल कर लिया था। ऐसा है ना सर, ऑनलाइन से और उसमें डिफरेंस इसलिए भी आया है कि हम हर चीज़ को मेंटेन करके चल रही हैं। हाँ। अब वहाँ से कोई चीज़ आती है और ऑनलाइन से कोई भी चीज़ आती है, XYZ कुछ गलत आती है, 90% लोग उसे रिटर्न करते हैं, कई लोग नहीं भी करते। हम हैं लोकल शॉपकीपर, कोई चीज़ में कोई इन्वॉल्व, किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो कस्टमर लाके खड़ा हो जाता है। और ऑनलाइन की और हमारी जो कंपैरिजन होता है, कुछ को वैरायटी में भी डिफरेंस होता है, बट उसमें ज़्यादा कस्टमर नहीं समझता है। कोई भी चीज़, अगर मैं पहले फैंसी ड्रेस का काम करता था, अब मैंने उसको बंद कर दिया है। ठीक है। तो 200-250 रुपये की होलसेल की अगर मैं लेके आता था, मेरा रेंट का काम था, ठीक है, उसको 100 रुपीज़ पर अगर मैं देता था, एक बार में एक ड्रेस जाती थी मेरी, उसको वॉश करके कपड़ा। अब कस्टमर वहाँ से जो मंगाता है उसे 100 रुपीज़ की आ जाती है, तो मेरे को कोई रेंट देगा 100 रुपीज़? ठीक है, मतलब सर उसका फैब्रिक क्या वन टाइम यूज़ है, बट हमें तो कंटिन्यू से चलाना है ना। अब बिजनेस का पैटर्न बदल गया। बिल्कुल सर, और ऑनलाइन से बिजनेस में हर चीज़ पे फर्क पड़ता है सर। ठीक है, तो वो तो चलिए एक बात है, मैं थोड़ा स्थानीय राजनीति की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपको यहाँ किन दो उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला दिख रहा है? सर अब तो वो 7 मई को आएगा, तभी सोच के ही देंगे अभी किसमें है। वैसे तो अब देखिए, पहले तो सर संतोष जी थे बीजेपी में, और छत्रपाल जी आए हैं पहले, अब उनका विकास देखा था, अब आगे नेक्स्ट जो आएंगे अब आगे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि किन दो पार्टियों के बीच आपको मुकाबला दिख रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वोट किसको देंगे। हाँ जी, किन दो पार्टियों के बीच आपको मुकाबला दिख रहा है? सर इस समय तो मेरे ख्याल से एरन जी हैं, और मेनली ये संतोष और छत्रपाल। आप भाजपा और सपा के बीच आपको मुकाबला दिख रहा है। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा विक्की गांधी नाम। विक्की, करते क्या हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम है। सारे गारमेंट्स वाले रो रहे हैं यहाँ पर कि मार्जिन बहुत घट गया, आप भी ऐसे ही आप, मतलब ये सब गारमेंट्स व्यापारी ही ले आए हैं क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग जगह की है, बात ये है। ठीक है, तो ये बताइए कि 40 साल से भाजपा के सांसद हैं यहाँ, बीच का 5 साल छोड़ दिया जाए तो 2009 से 14, क्या उनके कामकाज से आप संतुष्ट रहे हैं? नहीं सर। तो क्यों नहीं रहे? मतलब क्या कमियां उन्होंने छोड़ दी जो आपको अरे मैं यहाँ का बताइए उन्होंने करा क्या है? अरे आप लोग मेरे से काउंटर सवाल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या उनकी क्या कमियां रह गई जो आप चाहते हैं कि अगला सांसद आए, एक शहर के नागरिक के तौर पे, एक वोटर के तौर पे क्या अपेक्षाएं होंगी आपके नए सांसद से? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से सवाल मत पूछिए। आपका चुनाव है, आपके लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है। मैं तो जहाँ वोट डालूंगा वहाँ डालूंगा, शायद डाल भी ना पाऊँ, यहीं रह जाऊँ। हाँ, आप बताइए। तो वही, अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको बताना। अरे मैं बता, क्षेत्र में चलिए आप बता दीजिए। जी बताइए, देखिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं यही पूछ रहा हूँ कि नए जो सांसद होंगे उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं शहर के विकास के अंदर? वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म होनी चाहिए। सबसे पहले जब बारिशें होती हैं तो जाम में पूरा ट्रैफिक फंस जाता है, इस चीज को क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सांसद निधि से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट आजकल की स्कूलों की महंगाई को देखते हुए बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो उन स्कूलों में उनको भेज पाए। अच्छे पार्कों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सड़कें चौड़ी कर दी, 4 कैमरे लगा दिए, सुरक्षा का मद्देनजर दिखा दिया, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपने एक रोड पे सड़क पे कैमरा लगा दिया, बाकी रोडों पे क्यों नहीं लगाया? आपका जो काम करने का स्पीड होना चाहिए वो एकदम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। नालों का निर्माण प्रॉपरली होना चाहिए। जो अतिक्रमण के अंदर है उनके लिए, जो अतिक्रमणकारी हैं जिनको बेसिकली वो भी एक व्यापारी हैं, और उनके लिए जो है कायदे से एक जगह अलॉट करनी चाहिए। ठीक है, तो जो बरेली के कुछ व्यापारी थे हमारे साथ और कुछ आम वोटर भी थे, उनको आपने सुना कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। जाहिर है 40 साल से एक सांसद थे, लंबे समय से वो इस इलाके के प्रतिनिधि रहे, कुछ अपेक्षाएं थी उनसे जो पूरी नहीं हुई। नए सांसद पर इसको लेकर काफी दबाव होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और प्रत्याशियों से उनकी अपेक्षाएं क्या है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।